नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत में आज शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की खबर के साथ। अमरोहा में स्टंटबाजी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये हैरान करने वाली हैं। बीच सड़क पर रील बनाने के लिए युवाओं ने स्टंट किया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। कभी आपको स्टंटबाजी देखने का शौक लगे तो चले आइए अमरोहा। एक से बढ़कर एक स्टंटबाज अपने हुनर से आपका मन मोह लेंगे। अब देखिए ना, साहब का हुनर कभी कार पर तो कभी बाइक पर चढ़कर हुनर की कलाबाजी बिखेर रहे हैं। पीछे गाने का धुन बज रहा है। चलती कार की खिड़की से बाहर लटककर युवक ने स्टंट किया, तो भला बाइक वाले हुनरबाज कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी बीच सड़क पर अपने कला का प्रदर्शन किया। इन स्टंटबाजों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। बार बार पुलिस कार्रवाई कर रही है और बार बार अमरोहा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन रील बनाने का ये शौक जान पर न बनाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बस इतना कहेंगे कि अगर आप भी रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो संभल जाइए, कहीं वो रील आपकी जिंदगी की आखिरी भूल ना साबित हो जाए। भारत में बार बार गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी तस्वीर सामने आती है जो ये बताती है कि आखिर भारत को क्यों सर्वधर्म समभाव वाला देश कहा जाता है। और ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां पर एक महिला गुरुद्वारे पहुंची और गुरुद्वारे में इस महिला ने नमाज अता की। ऐसी तस्वीरें सिर्फ भारत जैसे देश में ही सामने आ सकती हैं। इन्हीं तस्वीरों की वजह से भारत को सर्वधर्म समभाव वाला देश कहा जाता है, जिसका मतलब है हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। कुछ मौकों पर जहां लोगों को जाति और धर्म के नाम पर अलग बढ़ते देखा गया है, वहीं कई मौकों पर भारत के अलग अलग हिस्सों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला को गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। इसे देख हर कोई हैरान हो रहा है। वहीं यूजर्स इसे भाईचारे की एक मिसाल बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को एकता और भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर बताकर लगातार शेयर कर रहे हैं। क्या हो कभी आपके सामने अचानक शेरों का झुंड आ जाए। आइए मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाती हूं और ये तस्वीर आई है गुजरात के रामापारा गांव की, जहां पर शेरों का झुंड कुछ इस तरीके से चहलकदमी करता हुआ नजर आया। 1 2 3 4 गिनते जाइए, ये शेर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। चहलकदमी करते हुए ये 8 शेर ऐसे ही घूमते नजर आए और ये तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात के रामापारा गांव से। गुजरात के रामापारा गांव में एशियाई शेरों का समूह घूमता हुआ दिखाई दिया, जो बेपरवाह होकर गांव में घूमते दिखाई दिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 8 युवा एशियाई शेर एक साथ घूम रहे हैं। पहले सारे शेर साथ में जाते हैं, फिर उसमें एक कूदकर दीवार पर चढ़ जाता है। कुछ देर वो दीवार पर चढ़ा रहता है, तभी दूसरा शेर भी दीवार पर चढ़ जाता है। फिर साथी शेरों के वापस जाने पर बारी बारी दोनों नीचे उतर आते हैं और तेजी से अपने झुंड के साथ चले आते हैं।
रामापारा गांव में शेरों के झुंड का दिखना कोई नई बात नहीं है। आए दिन शेरों के झुंड की ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है। तो उधर दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कुछ लोग पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे और वहीं जब पृथ्वी शॉ ने इससे इनकार किया तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने पर जमकर बवाल हुआ। पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर हमला करने के आरोप में ओशिवारा पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार बेसबॉल के डंडों से हमला किया गया। फिर आरोपियों ने कार का पीछा किया और पैसे नहीं देने पर झूठा केस करने की धमकी दी। सपना रुक भैया नहीं दरअसल पृथ्वी शॉ सांता क्रूज के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे। तभी अज्ञात आरोपी उनके पास आया और सेल्फी लेने की मांग करने लगा। शॉ ने 2 लोगों के साथ सेल्फी भी ली, लेकिन वही ग्रुप लौट आया और अन्य नामजद आरोपियों के साथ सेल्फी लेने को कहा। पृथ्वी शॉ ने इस बार यह कहते हुए मना कर दिया कि वह दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं और परेशान नहीं करना चाहते। शिकायत के मुताबिक जब उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो पृथ्वी के दोस्त ने होटल के मैनेजर को फोन किया और शिकायत की। मैनेजर ने आरोपियों को होटल से जाने के लिए कहा। जब शॉ और उनका दोस्त खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकले तो होटल के बाहर कुछ लोग बेसबॉल के डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी ने कार का एक शीशा तोड़ दिया, जबकि पृथ्वी शॉ भी कार में मौजूद थे। आज त्रिपुरा में वोटिंग का दिन था। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वागत त्रिपुरा की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अर्जुन मुंडा ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों के बारे में भी बताया। सवाल वही कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लिए आदिवासी वोट को साधने की कोशिश में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया है। आदि महोत्सव जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक मंच है। आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, चित्रकारी, आभूषण, पेंट और बांस, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद, उपहार, जनजातीय व्यंजन की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इस मौके पर पीएम ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों को गिनाया और आदिवासी समुदाय से अपने व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ते की याद दिलाकर आदिवासी समुदाय को रिझाने की कोशिश की। जाहिर तौर पर मोदी सरकार की नजर आदिवासी वोटरों पर है, जिनकी इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका होगी। इसी वजह से जहां एक तरफ आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, तो वहीं दिल्ली में पीएम का स्वागत त्रिपुरा की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अर्जुन मुंडा ने किया। पीएम ने सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आज सरकार आदिवासियों के दरवाजे पर जा रही है और दूर सुदूर रहने वालों को मुख्यधारा में ला रही है। पीएम ने अपने स्पीच में आदिवासी समुदाय से अपने व्यक्तिगत और भावनात्मक कंटेंट की बात कही। पीएम ने आदिवासी समाज के साथ बिताए अपने दिनों को भी याद किया और कहा कि उन्होंने खुद आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से भी देखा है, उनसे भी सीखा और उनको जिया भी है। 2024 का चुनाव नजदीक है। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव होने हैं, जिसमें कई सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साल 2024 फतह के लिए 10 करोड़ आदिवासी वोटर्स का वोट बीजेपी के लिए बेहद अहम है। देखना होगा कि आदिवासियों को साधने की ये मेहनत कितनी रंग लाती है।
देश में आदिवासी समुदाय के वोटर्स की अगर बात करें तो देश में 10.5 करोड़ के करीब आदिवासी समुदाय की आबादी है और लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी वोटर्स का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा ही है, जिसके चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। त्रिपुरा में आज वोटिंग हुई। इसके अलावा 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें आदिवासी वोटर्स की भूमिका काफी खासी सीटों पर निर्णायक साबित होती नजर आती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और इनमें से 16 सीट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 2 करोड़ से भी अधिक है और यही वजह है कि आदिवासी प्रभाव वाली सीटें सरकार की जीत हार का फैसला करती हैं। उसी तरीके से राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। राजस्थान में एसटी के लिए रिजर्व 25 में से 8 सीटें ही बीजेपी के पास हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 1/3 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। अभी छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यीय विधानसभा में 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, जिनमें से 27 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस साल के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता वापसी का दारोमदार इन्हीं आदिवासी समुदायों के वोटर्स के मूड पर निर्भर करता है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आदिवासी समाज 7% के करीब है और 15 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों में भी आदिवासी वोटर्स की अच्छी खासी मौजूदगी है। और रही बात तेलंगाना की तो 119 विधानसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। कड़ा और करीबी मुकाबला होने पर यही आदिवासी वोटर तेलंगाना की जीत हार पार्टी के लिए तय करते हैं और इसीलिए आदिवासी वोटर्स को बहुत महत्वपूर्ण चुनावी लिहाज से भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ दिल्ली से त्रिपुरा को संदेश दे रहे हैं तो त्रिपुरा का भी हाल आइए आपको बता देते हैं। त्रिपुरा में आज जहां पर वोटिंग का दिन था, शाम 4 बजे तक 41% मतदान हुआ। इसके साथ साथ 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो गई। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए शाम 4 बजे तक 81% मतदान हुआ। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे सामने क्या चुनौती है। चुनौती यह है कि अपवित्र गठबंधन में एक साथ आए प्रतिद्वंदियों को शांति बनाए रखनी चाहिए। पूर्व सीएम माणिक सरकार ने अगरतला में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वाम दलों के पोलिंग एजेंटों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें धनपुर में पोलिंग बूथों से बाहर निकाल दिया गया। दक्षिण त्रिपुरा के कलाचेरा मतदान केंद्र के बाहर एक सीपीआई समर्थक की पिटाई की खबर भी सामने आई थी। इससे पहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान में रिकॉर्ड संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा था कि त्रिपुरा के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत बनाएं। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। वहीं वाम कांग्रेस गठबंधन ने भी सत्ता छीनने की भरसक कोशिश की है। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर दोस्ताना मुकाबला होगा। वाम मोर्चा 47 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर मतदान तो हो गया, इंतजार 2 मार्च का है जब नतीजे आएंगे।
बात राहुल गांधी की, जो इन दिनों कश्मीर में है। कश्मीर में ठंड बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं विशेषाधिकार हनन नोटिस पर दिए गए उनके जवाब ने दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। जवाब में राहुल ने सदन में दिए गए अपने भाषण को सही ठहराया। राहुल गांधी कश्मीर में हैं। गुलबर्ग में बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग कर रहे हैं। कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कश्मीर की वादियों में सुकून की ठंडी चादर ओढ़ने से पहले वो दिल्ली की सियासी गर्मी में एक और बयार बहाए। संसद में उनके भाषण पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। What exactly? Already Rahul Gandhi written a reply letter to the Honorable Speaker. He is standing what he told in Parliament. He is completely standing for that only. Because he told only truth. By saying the truth is unparliamentary. Saying the truth in the Parliament is how it become unparliamentary, we don't know. सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस नेता ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अदानी मामले को लेकर कई टिप्पणियां की थी। बाद में उनके भाषण को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। राहुल के भाषण पर प्रहलाद जोशी और निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 10 फरवरी को नोटिस जारी किया। भाषण का हिस्सा हटाए जाने के बाद और भाषण को लेकर नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने जवाब में सवाल भी खड़ा किया कि पीएम मोदी के भाषण का हिस्सा क्यों नहीं हटाया गया। The Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the. दरअसल संसद में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर हमला किया था। अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। अदानी मामले को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है, जिसका जवाब बाद में गृह मंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में दिया था। तमाम विवादों के बीच देखने वाली बात होगी कि लोकसभा सचिवालय का रुख राहुल के जवाब पर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।